नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा। आज भारत ने नया इतिहास रच दिया। कश्मीर और लद्दाख के बीच बन रही जोजिला टनल का सफल ब्रेक थ्रू आज हो गया। अब भारतीय सेना 12 महीने बिना रुके, बिना मौसम की परवाह किए हुए एलएसी तक पहुंच सकती है। यह टनल एलएसी के लिए बहुत अहमियत रखती है। इस सुरंग के ब्रेक थ्रू में आजादी से अब तक 78 साल लग गए। 2014 से पहले चीन को लेकर भारतीय सरकार की एक पॉलिसी थी, ना सुरंग बनाओ ना सड़क बनाओ वरना चीन आ जाएगा। इस डर की असली वजह 1962 था। हिंदुस्तान एक ही बार जंग में हारा है। एक ही वक्त था जब भारतीय सेना पीछे हटी थी। उस वक्त नेहरू देश के पीएम थे। चीन ने एक बार फिर 62 करने की कोशिश की। इस बार नेहरू नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इस बार मोदी की सेना टैंक लेकर चल रही है और चीन की सेना पीछे भाग रही है। शेर और ड्रैगन की मुलाकात। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और नए चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग, दुनिया के नक्शे में दो एकदम नए देश के लीडर्स की पहली मुलाकात 1954 में हुई। आजाद हिंदुस्तान में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आजाद चीन में जन्मे चीन के पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। दोनों की मुलाकात 2014 में हुई। नेहरू से मोदी तक, माओ से जिनपिंग तक, दोनों दिग्गजों के मुलाकात के बीच 60 साल का अंतर है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक चीन की चुनौती, परिस्थितियां, कशमकश बिल्कुल एक जैसी है। नेहरू दुनिया के पहले नॉन कम्युनिस्ट लीडर थे जो चीन गए। सबसे ज्यादा 6 बार चीन जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी का चीन को देखने का नजरिया एकदम अलग है। दोनों के फैसला लेने की क्षमता एकदम अलग है। नेहरू ने चीन पर आंख बंद करके भरोसा किया था। चक्रव्यूह टूट गया। भारत को देखने का चीन का नजरिया जो 1954 में था, वही 2014 तक था। 1962 के बाद से चीन प्रेशर पॉलिटिक्स खेलता था और इंडिया कहीं ना कहीं डिफेंसिव रहता था, क्योंकि चीन को डिकोड कर पाना भारत के प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। 1960 में चाइनीज प्रधानमंत्री चाओ एन लाई भारत आए थे। 62 में भारत चीन युद्ध हुआ। 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आए। 2020 में गलवान की लड़ाई हो गई। लेकिन 1962 से 2020 तक के 58 साल में जंग का नतीजा जरूर बदल गया। नेहरू को फंसाने के लिए जो चक्रव्यूह चीन ने रचा, वैसा ही चक्रव्यूह नरेंद्र मोदी के लिए भी रचा गया था। हालांकि चीन को एहसास नहीं था, मोदी काल चाइनीज सेना के लिए काल साबित होगा। गलवान में चीन के साथ क्या हुआ, वो चाइनीज सैनिकों के मां के आंसू बता रहे हैं। चीन को पहली बार स्वीकार करना पड़ा भारत कितना ताकतवर हो चुका है, कैसे पलटवार करता है। दोस्ती भी, तैयारी भी। जवाहरलाल नेहरू को लगता था अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो आपके साथ बुरा नहीं हो सकता है, आपको धोखा नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी की सोच है अगर आप ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, तो दुश्मन भी आपसे दुश्मनी करने की नहीं सोचेगा। दोस्ती का हाथ उसको भी मजबूरी में ही सही मगर बढ़ाना जरूर होगा। इसका एहसास चीन को भी हो गया था जब 2014 में मोदी ने हिंदुस्तान का चुनावी इतिहास बदला। चीन में भविष्य बदलने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ लोगों को जब शी जिनपिंग को आपने अपने बर्थडे पर बुलाया, गुजरात में बुलाया, झूला झुलाया, साबरमती पे घुमाया। क्योंकि चीन के राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की इमेज तो हमारे जीवन में ऐसी होती थी, बिल्कुल कुछ बोलेंगे नहीं। माउस से तो एक बार स्माइल कर दिए तो बड़ी खबर होती, माउस स्माइल। वो आपके साथ झूला झूल रहे हैं। इसमें भी एक कहानी है जी।
मैं जब प्रधानमंत्री बना तो दुनिया के देश के लोग एक कर्टसी कॉल करते हैं, आपको बधाई देते हैं। तो राष्ट्रपति श्री का फोन आया, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, पहली मुलाकात टेलीफोन पे हुई। तो फोन पर स्वाभाविक हम कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप चाइना आइए, मैंने कहा आप हिंदुस्तान आइए, तो ये कर्टसी होती है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तुम्हारे गांव जाना है, फोन पे कहा पहले ही दिन। मैंने कहा मेरे गांव जाना है आपको? तो उनको प्रोनाउंसिएशन मालूम था, बोले वडनगर जाना है। बोले मालूम है वडनगर मुझे क्यों जाना है? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। बोले ह्यूएनत्सांग जो चीनी फिलोसोफर 800-1000 साल पहले यहाँ आया था, बोले वो तुम्हारे गांव में जाके रहा था, और जब भारत से लौटा तो मेरे गांव में आके रहा था। तो बोले हम लोगों का बड़ा जाता है। मुझे ये तो मालूम थे कि ह्यूएनत्सांग भारत आए थे, मेरे गांव में रहे थे। उस समय जहां मेरा जन्म हुआ वहां 10,000 बौद्ध भिक्षु की एक ट्रेनिंग सेंटर चलता था, हॉस्टल चलता था बता, और वो सब ह्यूएनत्सांग के वर्णन में है। तो बोले इसलिए मुझे गुजरात आना है। फिर डेट उन्होंने तय की, तब मुझे भी मालूम नहीं था कि डेट तय करने के पीछे मेरा जन्मदिन है। फिर वो आए, बाकी तो जो कार्यक्रम था वो हुआ। उसके बाद हम दोनों दिल्ली आए, दिल्ली में मीटिंग हुई। शायद 1962 के बाद चीन के किसी नेता का इतना बड़ा स्वागत उस दिन हुआ। नरेंद्र मोदी चीन से दोस्ती कर रहे थे, साथ में सेना को मजबूत भी बना रहे थे। नेहरू ने बॉर्डर पर सेना की तैयारियों को लेकर आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन मोदी के कार्यकाल में सेना की तैयारी देखकर चीन की आंखें खुली की खोली रह गईं। ये नए इंडिया का नया प्रण है। चाहे बर्फबारी हो, तूफान हो, कैसा भी मौसम हो, 12 महीने भारतीय सेना बिना रुके लद्दाख तक पहुंच जाएंगी। एलएसी पर हथियार पहुंच जाएंगे। ये जोजिला टनल है, जो दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब 2 तरफा रोड सुरंग जो सबसे ऊंची जगह पर बनी है। यह काम आजादी के बाद हो जाना चाहिए था, 1962 के बाद पूरा हो जाना चाहिए था। इस टनल के लिए सेना ने प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन तक का इंतजार किया, लेकिन ये काम आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया और पूरा भी किया। ऐसा नहीं है जोजिला टनल असंभव प्रोजेक्ट था, बस इसको संभव करने के लिए हिम्मत और दृढ़ निश्चय चाहिए था। अतिथि देवो भव। 1959 में दलाई लामा चीन से भागकर भारत आए। जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा का स्वागत किया, उनको हिंदुस्तान में आश्रय भी दिया। नेहरू के इस फैसले ने चीन और भारत के बीच फासला बहुत बढ़ा दिया था। When they actually invaded on a large scale, our relations had become tenser and tenser. In Ladakh, they had gradually creeping in. Why they did it last year, I suppose, principally, they were annoyed with us because Dalai Lama is here, because about 30,000 refugees had come from Tibet, and we had given them shelter and we were helping them. And principally because they wanted the Asian world to realize that they are the top dogs in Asia. And any person, any country that is in Asia should remember that. भारत ने 1954 में तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था, लेकिन दलाई लामा के भारत आने के बाद जियोपॉलिटिक्स बदलने लगी। माओ को रोकने के लिए अमेरिका के लिए तिब्बत एक अहम रणनीति बन गई, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। भारत और चीन के बीच तिब्बत समझौता 8 साल के लिए था। नियम था कि 8 साल खत्म होने से 6 महीने पहले अगर दोनों देश राजी होते तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता था। यह समझौता जून 1962 में खत्म हो गया और चीन ने अक्टूबर 1962 में
युद्ध शुरू कर दिया। चीन से संबंध सुधारने का मतलब हो गया था दलाई लामा से सार्वजनिक तौर पर दूरी बनाना। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर दलाई लामा को बधाई तक नहीं देता था, लेकिन 2020 के बाद से यह रिवाज नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। चीन ने गलवान किया तो मोदी ने चीन के सबसे नाजुक नस को दबाना शुरू कर दिया। मोदी अब हर साल सार्वजनिक तौर पर दलाई लामा को बधाई देते हैं। दलाई लामा के जन्मदिन पर भारत सरकार के मंत्री बधाई देने जाते हैं, समारोह में शामिल होते हैं। जब भारत में तिब्बत की निर्वाचन सरकार शपथ लेती है तो बीजेपी के बड़े सांसद नेता वहां मौजूद रहते हैं। 2021 के बाद से तिब्बत को लेकर भारत सरकार की नीति और बोली दोनों बदल गई है। ये तस्वीर पिछले महीने तिब्बत के नए सांसदों के शपथ समारोह की है, जिसमें भारत के बॉर्डर पार चीन नहीं तिब्बत को दिखाया गया है और ये सब कुछ धर्मशाला में हुआ। भारत ने संयुक्त बयानों में वन चाइना नीति का जिक्र करना बंद कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भारत चीन सीमा को अब भारत तिब्बत सीमा कहते हैं। सिक्किम से राज्यसभा सांसद दोरजित से रिंग लेपचा ने तिब्बत बॉर्डर नाम रखने की मांग की। गलवान की लड़ाई के बाद से भारत की नीति सुरक्षात्मक और रक्षात्मक से बदलकर रणनीतिक और आक्रामक हो गई है। शक्ति से शांति है। अगर ऐसा नजारा 1960 में चीन देख लेता, अगर ये पराक्रम 1961 में चीन को दिखाया जाता, तो 62 का युद्ध शायद कभी होता ही नहीं। इस वक्त लाखों भारतीय जाबाज LAC पर तैनात हैं। T-90 टैंक, M777 हॉवित्जर तोपें, K9 वज्र, आर्टिलरी गन, अटैक हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, भारतीय सेना के अस्त्र शस्त्र सब LAC पर हैं। LAC पर शक्ति है, शायद इसी वजह से LAC पर शांति है। 2020 में चाइना जो है, उस समय कोविड चल रहा था, हम लोग लॉकडाउन में थे। तो चाइना ने क्या किया कि जो हमारे उनके साथ 93 और 96 के 2 एग्रीमेंट हैं। तो ये एग्रीमेंट के तहत दोनों साइड जो हैं फौज को बड़ी संख्या में बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास नहीं ला सकते। ये हमारे बीच में ये लिखित समझौता है और अगर आप लाएंगे तो आपको पहले बताना होगा। अब ये समझौता हमने नहीं किया, ये तो उस समय का है, 30 साल पुराना। उस समय हम जो नरसिम्हा राव जी की सरकार की बात करते हैं। अब हो सकता है कि उनके मन में हो कि हम उसका, क्योंकि कोविड चल रहा था, हम उसका काउंटर डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मोदी जी ने तय किया कि अगर हमें कोई चीन से खतरा है तो हमें जो है काउंटर डिप्लॉय करना चाहिए। और उन्होंने उस समय पूरे एयरफोर्स और हमारे रेल सिस्टम और रोड सिस्टम की ताकत लगाई और खाली एयरफोर्स से हमने 70,000 माने हमारे जवान जो हैं उनको एयरलिफ्ट किया। हमने टैंक्स को भी एयरलिफ्ट किया। हमने जो बड़े बड़े गन्स जो हैं, ट्रक्स, सबको, क्योंकि उस समय वहाँ अप्रैल के समय में बर्फ़ होती तो वहाँ रोड भी, और आप जानते हैं कि जो जब तक मोदी जी आए तब तक ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। उस समय यूपीए के सरकार के समय माने वो रिकॉर्ड पे कहा गया कि अगर आप बॉर्डर को ऐसे ही छोड़ दें तो चीनी भी नहीं आ पाएंगे वहाँ। ये इनकी सोच थी। अब क्योंकि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी ने ध्यान नहीं दिया तो अब ठीक है, पिछले 10 साल में काफ़ी प्रगति आई है, पर डिप्लॉय करना इतना आसान नहीं था। पर तब भी 2020 में हमने हज़ारों की संख्या में वहाँ हमने फ़ौज भी भेजी, हथियार के साथ भी भेजी, डिप्लॉयमेंट करवाया। तो अगर आज कोई वहाँ मुकाबला कर रहा है, जो हो रहा है, ये मोदी सरकार के निर्णय के कारण हो रहा है। तो और अगर ज़मीन की इतनी फ़िक्र है, और होनी भी चाहिए, मुझे भी ज़मीन की बहुत फ़िक्र है, पर ज़मीन की अगर इतनी फ़िक्र है, जो 38,000 किलोमीटर, वो तो 62 में गया, उसके बाद तो हमें चिंता करनी चाहिए थी ना। तो अगर मैं ओलंपिक्स जाऊं चाइना तो मुझे ज़मीन की बात तो करनी चाहिए थी।
अब मुझे पता नहीं कि ज़मीन की बात की या नहीं की। देखिए, आपने इतने अच्छे से समझा दिया कि चाइनीज़ आए लेकिन हमने भी बराबर का डेवलपमेंट किया। लेकिन राहुल जी कह रहे थे, उन्होंने एक बार आपसे बात की थी चाइना पे, वो कह रहे हैं कि जयशंकर जी को तो समझ नहीं है चाइना की। अब मैं क्या कहूँ, या तो मैं समझा नहीं पाऊँ, या तो समझाने वाले में कमी है या समझने वाले में कमी है। पैसा, पावर, पोजीशन। आज चीन वर्ल्ड सुपर पावर की दावेदारी कर रहा है। चीन में तरक्की बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रही है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। आज दुनिया का हर देश चीन पर किसी ना किसी तरह से निर्भर है। उन्नीस 1980 तक चीन और हिंदुस्तान में ज्यादा फर्क नहीं था। सड़कों पर हाथ वाले रिक्शे, गरीबी से लड़ता हुआ देश, बड़ी आबादी का बोझ और डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था। 1962 में भारत और चीन की प्रति व्यक्ति आय भी लगभग बराबर थी। 1980 में चीन की जीडीपी 191 अरब डॉलर थी, भारत की जीडीपी 186 अरब डॉलर। इसके बाद चीन में एक बड़ा फैसला हुआ। चीन ने 1978 में अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। रिफॉर्म और ओपनिंग अप की पॉलिसी को अपनाया। 1990 आते आते चीन बहुत तेजी से आगे निकल गया। चीन ने 1990 के दशक में अपनी विकास दर को 10% के पार पहुंचा दिया। चीन ने 1998 में ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का आंकड़ा पार कर लिया था। भारत इस मुकाम पर साल 2007 में पहुंचा। 1980 के दौर में दुनिया फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक देश ढूंढ रही थी। उस वक्त चीन ने सही फैसला किया और भारत पिछड़ गया। चीन को देखने के बाद भारत ने 13 साल बाद यानी 1991 में अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला। अब तक इतना गैप हो चुका है कि चीन को पकड़ना मुश्किल था। आज नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया पर जोर देते हैं। दुनिया को भारत में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बुला रहे हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहे हैं। जो काम आज नरेंद्र मोदी को करना पड़ रहा है, अगर ये काम 1990 के दौर में कोई प्रधानमंत्री कर लेता तो चीन इतना आगे कभी ना हो पाता। चीन ने कृषि, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम किया। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर सीधे सर्विस सेक्टर पर छलांग लगाई, जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार और जमीनी स्तर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सका। आज प्रधानमंत्री मोदी सड़क, ट्रेन, एयरलाइंस का नेटवर्क देश भर में बिछा रहे थे। यह काम कम से कम 30 साल पहले होना था। जो दिखता वो बिकता। परसेप्शन मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे पावरफुल शब्द है। आज परसेप्शन ही तय करता है दुनिया में किस देश की पोजीशन क्या है, कौन सा लीडर किसको कितनी इज्जत देगा, यह भी परसेप्शन पर ही निर्भर करता है। इस गेम में चीन बहुत माहिर था। चीन के अंदर क्या किसी को पता नहीं है, लेकिन बाहर चीन अपनी एक इमेज बनाकर चलता था। चीन के इस पावर प्रेजेंटेशन को मोदी ने बहुत जबरदस्त तरीके से काउंटर किया। 2014 के बाद से भारत को देखने का नजरिया पूरी दुनिया का बदल गया। वर्ल्ड पावर गेम का अहम हिस्सा भारत बन गया। दुनिया में जब भी पावर प्लेयर्स की बात की जाती है तो नरेंद्र मोदी का नाम जरूर लिया जाता है। मोदी ने जो नई लाइन खींची है उसको चीन नहीं मिटा सकता। दोस्ती टूटेगी, बात बनेगी। पिछले साल जब पाकिस्तान से 84 घंटे की लड़ाई हुई तो उसमें पाकिस्तान ने चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल किया। चाइनीज सैटेलाइट से पाकिस्तान को बहुत मदद मिली। इस वक्त चीन पाकिस्तानी आर्मी की आंखें, नाक, कान है और अब ये सब बंद करने का वक्त आ गया है। पिछले 6 महीने में चीन ने जो बयान हिंदुस्तान को लेकर दिए, उनसे पाकिस्तान में बहुत टेंशन है। पाकिस्तान चाहता है चीन और भारत में दरार, तकरार हमेशा बनी रहे, लेकिन चीन का रुख कुछ और होता जा रहा है। चाइनीज विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन और इंडिया प्रतिद्वंदी या विरोधी नहीं, बल्कि सहकारी साझेदार हैं। चीन के राजदूत ने कहा, मोदी और जिनपिंग के बीच बनी सहमतियों के बाद दोनों देशों के रिश्ते एक रीसेट और नई शुरुआत से उठकर विकास के एक नए स्तर तक पहुंच गए हैं।
चीन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि दोनों देश एक दूसरे के विकास के लिए खतरा नहीं बल्कि अवसर है। चीन अब RIC यानी रूस, इंडिया और चीन की बात कर रहा है। भारत और चीन दोनों ने एक दूसरे के लिए बंद दरवाजे खोल दिए। चीन और भारत के बीच नए दौर की शुरुआत हो रही है और यह पाकिस्तान के लिए बहुत हानिकारक है। चीन जितना भारत के पास आएगा उतना पाकिस्तान भारत विवाद से दूर हटेगा। मोदी जिस नई चीन नीति पर काम कर रहे हैं वो वर्ल्ड ऑर्डर बदल देगा।